हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 किसका क्लास 6 की सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ रूरल लिवलीहुड्स को डिस्कस आउट करेंगे। रूरल लिवलीहुड्स से मतलब है कि गांव में जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ जो हमारी लाइफ में है कि हम एक दूसरे से कितने सारे अलग हैं और हम एक अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। तो अब हम रूरल लिवलीहुड्स देखते हैं। अब जैसे जो गांव के इलाके होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने घर में एग्रीकल्चर फील्ड्स में, फ़िश कैच करने में, इन सब से ही उनका जो है लिवलीहुड वो चलता है। तो इसके बारे में और जानते हैं। हम एक कलपत्तू विलेज से इसको समझना चाहेंगे। कलपत्तू एक विलेज है जो तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास है, तमिलनाडु की नदी के पास है। जो पीपल है कलपत्तू विलेज में वे क्या करते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे बास्केट बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, पोट ब्रिक बुलक्काट ये सब वे काम करते हैं। कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, जैसे ब्लैकस्मिथ्स बने होते हैं, नर्सेज होती हैं, टीचर होती हैं, वॉशरमैन ये सब भी होते हैं, और कुछ शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी होते हैं। मेन स्ट्रीट जो है कलपत्तू विलेज की वो एक बाज़ार जैसी दिखती है। हमें यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती है, जैसे टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप्स। ये सारी शॉप्स इसके कलपत्तू विलेज की स्ट्रीट्स में देखने को मिलती है जो बाज़ार जैसी है। यहाँ पे जो कलपत्तू विलेज है यहाँ पे 4 टी शॉप्स हैं जो टिफ़िन सेल करती हैं। और टिफ़िन में क्या क्या होता है, इडली, डोसा और उपमा। इडली, डोसा और उपमा मॉर्निंग में मिलता है, और स्नैक्स जैसे वड़ई, बोंडा, माइक्रोस्कोप इवनिंग में मिलता है। क्योंकि तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में ऐसे ही खाने खाए जाते हैं जैसे इडली डोसा। ओके। एक कॉर्नर में एक ब्लैकस्मिथ रहता है जिसकी जो फैमिली है वो वर्कशॉप की तरह काम करती है, और उन ब्लैकस्मिथ के घर के साइड में ही एक साइकिल हायर की रिपेयर की शॉप है। 2 फैमिलीज़ जो हैं वो अर्न करती हैं पैसे क्लोथ्स वॉश करके दूसरे लोगों के। कुछ पीपल्स ऐसे भी हैं जो दूसरे टाउन में जाते हैं काम करने के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क और लॉरी ड्राइवर की तरह। जो ये कलपत्तू विलेज है ये सराउंड है लो हिल्स से, छोटी छोटी हिल्स इसको घेरे हुई हैं। जो पैडी है वे ज़्यादातर मेन क्रॉप है, इरिगेटेड लैंड्स में पैडी ही उगती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ एग्रीकल्चर भी करती हैं। कुछ जगह कोकोनट्स भी ग्रोज होते हैं, कॉटन, शुगर केन और जो प्लांटेशन है वो भी होता है, और मैंगो ऑर्चार्ड्स भी होते हैं। अब थुलसाई या थुलासाई जो भी आप बोलना चाहें, थुलासाई कलपत्तू विलेज का ही एक फार्मर है। तो ये बताता है कि जो मैं हूँ और मेरे जो दोस्त हैं हम सब रामलिंगन की लैंड पे काम करते हैं। जो रामलिंगन है उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है पैडी फील्ड की कलपत्तू में। और जब मेरी शादी होने से पहले मैं यहीं वर्क करता था। मेरी शादी होने से पहले मैं अपने पेरेंट्स के घर में, पेरेंट्स के विलेज में वर्क करता था। मैं 8:30 से लेके 4:30 तक वर्क करता था। सुबह के 8:30 से लेकर 4:30 तक करता था। ओके। और करूथनामा भी करता था। रामालिंगन की जो वाइफ है वो सुपरवाइज़ करती है हम सबको देखती रहती है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक लड़की है थुलसाई कहती है। अब कुछ टाइम्स पहले मुझे एक रेगुलर वर्क मिल गया था। अब मैं ट्रांसप्लांटेशन क्या करती हूँ, अब मैं ट्रांसप्लांटेशन करती हूँ पैडी की। जब प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो जो रामलिंगन है वो हमें दोबारा बुलाती है, ओके, और वीड करने के लिए और उनको हार्वेस्ट करने के लिए बीच में बुलाती है। तो इस बीच में जब मैं यंग थी तो मैं सारा वर्क बिना डिफ़िकल्टी के कर लेती बट अब मैं ओल्ड हो चुकी हूँ तो मुझे कमर झुकाने में बहुत दिक्कत आती है। रामलिंगन जो है वो हमें 40 रुपये एक दिन के देती है, और ये वैसे कम है बट हम काम चला लेते हैं। ओके। और जो मेरी पुराने विलेज था उसमें पैसे ज़्यादा मिलते थे। जो मेरा हस्बैंड है रमन, वो एक लेबर है, हमारे पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है। इस टाइम ईयर के जब कोई काम नहीं होता रामलिंगन की फील्ड में, जब पेस्टिसाइड होता है, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम बाहर जाके कहीं काम ढूंढ लेते हैं, या तो हम लोड करते हैं सैंड को, स्टोन्स को रिवर से, ओके, और या फिर हम कुछ और काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, खेतों में काम करने के अलावा मैं बहुत सारे घर के काम भी करती हूँ। मैं फूड बनाती हूँ घर के लिए, घर को साफ़ वाफ करती हूँ और क्लोथ्स भी वॉश करती हूँ। मैं दूसरी वुमेन्स के साथ फॉरेस्ट जंगलों में जाती हूँ फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। 1 मिलीलीटर दूर हमारे एक कुआं है जहाँ से हमें पानी मिलता है। जो मेरा हस्बैंड है वो मेरी मदद करता है ग्रोसरीज आने के लिए घर के लिए। जो हमारी एक डॉटर है जो स्कूल जाती है, वो हम उसको देख के बहुत खुशी से रहते हैं। पिछले साल वो बीमार हो गई थी,
उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हमने जो भी सेविंग कर रखी थी वो कम पड़ गई। इस वजह से हमने अपनी भैंस बेच दी और रामालिंगन से थोड़े पैसे भी लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब जैसे जब रामालिंगन की फील्ड में देखें, ये जून से लेके दिसंबर तक ही इनका काम मिलता है रामालिंगन की फील्ड में, कि जून में ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सैपलिंग, फिर जुलाई और अगस्त के बीच में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, अगस्त से अक्टूबर के बीच में या सितंबर से अक्टूबर के बीच में वीडिंग होती है और फिर नवंबर से दिसंबर के बीच में हार्वेस्टिंग हो जाती है। इस टाइम ये दूसरे काम ढूंढ लेते हैं जब इनके पास यहाँ कोई काम नहीं होता। ओके, सो अब जैसे हमने देखा इस स्टोरी में कि जो पुअर फैमिलीज़ है रूरल एरियाज़ में, वो बहुत सारा टाइम अपना फायरवुड और गेटिंग वाटर, ग्रेजिंग कैटल और एग्रीकल्चर करने में ही स्पेंड कर देती हैं। उन्हें उन सबसे ज़्यादा मनी नहीं मिलती, बट उन्हें ये करना होता है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। नियरली 2/5 जो सारी रूरल फैमिलीज़ हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं हमारी इंडिया में। जो भी लोग गांव में रहते हैं उनमें से 2/5 संख्या हमारी एग्रीकल्चर में काम करती है। कुछ लोग हैं जिनके पास छोटी लैंड है और कुछ हैं जिनके पास बहुत सारी है, जैसे रामालिंगन जैसी। अब जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, तो जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं वो सिटी में आ जाते हैं काम ढूंढने के लिए। अब हम एक कहानी पढ़ेंगे शेखर की। शेखर जो है वो पैडी लेके आ रहा था अपने घर पे। तो जो उसका फैमिली थी उसने अभी अभी फिनिश करी थी हार्वेस्टिंग। उनके पास एक छोटी सी लैंड है, ओके, उसमें वे काम करते हैं खुद, उसकी फैमिली मेम्बर्स एक साथ काम करते हैं। उनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ लैंड है। वो सारा वर्क अपने आप करते हैं और कुछ टाइम जब हार्वेस्टिंग होती है तो वे दूसरे स्मॉल फार्मर की भी मदद ले लेते हैं और जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है तो उनकी मदद करते हैं। जो ट्रेडर है वो उनको सीड देता है और फर्टिलाइजर देता है लोन की तरह, और उसको पे करने के लिए वे अपने आधी पैडी की प्रोडक्शन उसको बेच देते हैं कम प्राइस में। ओके, तो उन्हें 60 बैग्स ऑफ पैडी उनकी फील्ड से मिलते हैं। इनमें से कुछ वो ट्रेडर को दे देते हैं और कुछ वो बेच देते हैं और कुछ इनके खाने में काम भी आ जाते हैं। शेखर जो है उसके पास एक हाइब्रिड काऊ है जो मिल्क देती है और वो उस मिल्क को लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में सेंड करते हैं। इससे उन्हें थोड़े से पैसे और मिल जाते हैं। ऑन बीइंग इन डेप्थ, अब जो रूरल फैमिलीज़ में फार्मर्स होते हैं वे कभी कभी डेप्थ में कॉज हो जाते हैं, मतलब कर्जे के नीचे दब जाते हैं। आप सपोज़ करिए कि जैसे जब लोगों को जब क्रॉप्स लगाने होते हैं तो उन्हें पेस्टिसाइड, सीड, ये सब चाहिए होता है। तो एक फार्मर ने ये सब ट्रेडर से लोन लेके ख़रीदा। अब अगर उसके क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, उसके क्रॉप्स कैसे ख़राब हो सकते हैं? उसके क्रॉप ख़राब हो सकते हैं अगर रेन अच्छी नहीं हुई, अगर मानसून ज़्यादा अच्छी रेन नहीं लेके आए, अगर पेस्ट ने क्रॉप्स पे अटैक कर दिया या फिर ज़मीन अच्छे से उगी नहीं, तो उनके क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं। तो अब उनके क्रॉप्स उगेंगे ही नहीं, फिर वे और पैसा लेंगे ट्रेडर से ताकि वे दूसरे क्रॉप लगा सकें। तो अगर उनके वे क्रॉप्स भी ख़राब हो गए तो वो ट्रेडर के पैसे दे ही नहीं पाते और वे कर्जे के नीचे डूब जाते हैं। अब उस कर्जे से निकलने के लिए उन्हें अपनी जो भी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हुई है वो सारी ट्रेडर को बेचनी पड़ती है और उन्हें कुछ खाने को लिए नहीं मिलता है। अब इसके जैसे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, बट उनके पास कोई और चारा रहता ही नहीं है। जो नागालैंड का एक चिजामी विलेज है, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, मतलब स्टेप्स बना दी जाती है। माउंटेन है, इसमें ऐसे ऐसे स्टेप्स बना दी जाती हैं। अब हर स्टेप पे फार्मिंग होती है। ये स्टेप्स क्यों बना दी जाती हैं कि अगर बाय चांस फ्लड आ जाता है तो एक ही स्टेप के जो एग्रीकल्चर है वो ख़राब होगा, सारे एग्रीकल्चर एक साथ ख़राब नहीं होंगे। इससे जो है वो वाटर भी बहुत कंज्यूम हो जाता है, एक साथ सारी फील्ड्स को वाटर मिल जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ओके, बहुत सारे लोग इनमें काम करते हैं और इनसे खाना भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स इन इंडिया, अब जो इंडिया है उसमें ज़्यादातर हर 5 रूरल फैमिलीज़ जो हैं वे एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। नियरली 2/5 रूरल फैमिलीज़ एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। ये सब लोग जो है ये अपने फील्ड से, इनके जो एग्रीकल्चर होता है उससे ही जी रहे हैं। इंडिया में 80% फार्मर्स छोटे ग्रुप के हैं जिनके पास खुद की कुछ लैंड नहीं है, थोड़ी बहुत लैंड है, और 20% बड़े बड़े ग्रुप से हैं जैसे रामालिंगन जैसे, जिनके पास बहुत सारी लैंड है। ये जो लार्ज फार्मर होते हैं ये छोटे फार्मर्स को अपने यहाँ काम के लिए रख लेते हैं। कुछ विलेजेस में सेंट्रल इंडिया के फार्मिंग और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं लिवलीहुड का। जैसे महुआ कलेक्ट करना, तंडू लीव्स, हनी, इन सबको कलेक्ट करना और इनको बेचना इनके लिए बहुत काम आता है।
कुछ विलेजेस में फ़िशिंग भी होती है, जो विलेजेस नदियों के पास होती हैं वहाँ फ़िशिंग्स करी जाती हैं। ओके, जैसे विलेज ऑफ पुडुपट, यहाँ पे फ़िशिंग होती है बहुत ज़्यादा। जो इनके पुडुपट विलेज है यहाँ, ये सी के बहुत पास है और लोग जो है कटारमेंट्स, नेट्स, इन सब से फ़िश को पकड़ते हैं। सुबह सुबह ही वे फ़िश को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और फिर बाद में आते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो जो वुमेन्स हैं वो उन फ़िश को बेचती हैं मार्केट में। कुछ फ़िश वे रख लेते हैं अपने खाना खाने के लिए और कुछ वे बेच देते हैं। अब रूरल लिवलीहुड पे आते हैं, अपने इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक पे, जो पीपल हैं। अब हम इन सब कॉन्सेप्ट से, इन दो स्टोरियों से क्या समझा कि जो पीपल है रूरल एरियाज़ में, वो अपनी लिविंग बहुत सारी तरीके से अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। या तो फार्म्स में वर्क करते हैं या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़, ब्लैक स्मिथ बन जाते हैं, हेयर कटर बन जाते हैं, बार्बर बन जाते हैं। तो रूरल लिवलीहुड इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो जो गाँव के इलाके हैं उसमें ज़्यादातर आप एग्रीकल्चर ही मेन एक्टिविटीज़ आपको मिलती हैं, बट कभी कभी कोई और एक्टिविटीज़ भी हमको मिल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर व्हाट्स दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर रूरल लिवलीहुड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।